अस्सलाम वालेकुम। कल एक अफसोसनाक खबर मिली कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा इमरान खान के करीबी दोस्त और माओन खुसूसी नईम उल हक साहिब की डेथ हो चुकी है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फ़रमाए और उनके अज़ीज़ व क़ारिब को सब्र जमील नसीब फ़रमाए, आमीन। उनकी बीमारी के बारे में सबको पता था। जनवरी 2018 में उन्हें ब्लड कैंसर डायग्नोज हो गया था और फरवरी 15, 2020 में उनकी डेथ हो गई ब्लड कैंसर की वजह से। आज की वीडियो में हम ब्लड कैंसर पे बात करेंगे कि उन्हें किस टाइप का ब्लड कैंसर था, ये किस वजह से होता है, अलामात क्या है, इलाज क्या है और क्या बचाव मुमकिन है या नहीं। नईम उल हक साहिब को मल्टीपल मायोलोमा था। मल्टीपल मायोलोमा एक टाइप है ब्लड कैंसर की, यानी खून की सरतान की एक किस्म है और लिम्फोमा के बाद ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है ब्लड कैंसर का। और ये न सिर्फ खून को बल्कि जिस्म के बाकी हिस्सों को भी मुतासर करता है, जैसे हड्डियाँ और गुर्दे हो गए। नॉर्मली हमारा खून 3 सेल से बना है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा सेल या वाइट ब्लड सेल हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और ये वाइट ब्लड सेल बड़ी तादाद में एंटीबॉडी सेक्रेट करता है, बड़ी तादाद में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। और इस एंटीबॉडी के फंक्शन ये होते हैं कि वो जिस्म का दिफाई निज़ाम कंट्रोल करते हैं, यानी दिफाई निज़ाम चलाते हैं। असल में एंटीबॉडीज़ प्रोटीन होते हैं, यानी प्रोटीन के बने होते हैं। और जब जिस्म में कोई भी वायरस, कोई भी जरासीम, कोई भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर एंटर होता है जिस्म में, तो ये एंटीबॉडीज़ उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं। ये एंटीबॉडीज़ उस जरासीम को या उस एक्सट्रिंसिक फैक्टर को ख़त्म करने लग जाते हैं, इसलिए इनको दिफाई या डिफेंस मैकेनिज़्म सिस्टम भी कहते हैं। प्लाज्मा सेल 1 सेकंड में कई हज़ार मैचिंग एंटीबॉडीज़ सेक्रेट करता है, कई हज़ार एंटीबॉडीज़, मैचिंग एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और पॉलीक्लोनल प्रोलिफरेशन होती है। पॉलीक्लोनल प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कई प्लाज्मा सेल कई एंटीबॉडीज सेक्रेट करते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई वगैरह हो गई, कई एंटीबॉडीज सेक्रेट करते हैं। जबकि मल्टीपल माइलोमा में मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन होती है। मोनोक्लोनल का मतलब कोई एक किस्म की एंटीबॉडी सेक्रेट होती है, इंस्टेड ऑफ पॉलीक्लोनल यहाँ पे मोनोक्लोनल हो जाती है और ये एबनॉर्मल एंटीबॉडी होती है। नॉर्मली हमारे जिस्म में जो भी सेल्स होते हैं ब्लड के, लाइक आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, इनके एक ड्यूरेशन होती है, एक अपने वक्त में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं और नए सेल बनते हैं। जैसे आरबीसी 120 दिन के बाद या 100 से 120 दिन के दरमियान आरबीसी के जो सेल्स है वो ख़ुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह नए सेल बनते हैं। ये जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम से आउट हो जाते हैं। ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन को पता चलता है, वहाँ से इम्पल्स आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि इतने सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए और इतने सेल्स बनने हैं और जो डिस्ट्रॉय सेल है उनको दोबारा रीयूज़ करना है या रिसाइकल करना है। जबकि कैंसर या ट्यूमर में ये ब्रेन से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इसकी जो प्रोडक्शन है, सेक्रेशन है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ब्रेन को पता नहीं चलता कि कौन सी सेल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन सी को आउट करना है, कौन सी को इन करना है, क्योंकि ये नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो ब्रेन को पता नहीं चलता। जब ब्रेन को पता नहीं चलता तो इम्पल्स नहीं देता, मैसेज नहीं देता कि इन सेल्स को ब्लड स्ट्रीम से निकालो। जब वो एंटीबॉडी या वो सेल्स जब ब्लड स्ट्रीम से आउट नहीं होते तो इसका मतलब है वो ब्लड स्ट्रीम में मौजूद है, वहाँ पे जमा हो रहे हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और चूँकि एंटीबॉडी या जो प्लाज्मा सेल है ये बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसकी जो एक्यूमुलेशन है वो भी बोन मैरो में हो जाती है, यानी ये बोन मैरो में जमा हो जाते हैं। बोन मैरो में हमारे पास 3 टाइप के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और स्ट्रोमल सेल। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब या फंक्शन ये होता है कि वो हड्डी को बनाता है, जो फॉर्मेशन है, जो ग्रोथ है वो कंट्रोल करता है। जबकि ऑस्टियोक्लास्ट डिस्ट्रक्शन करता है। जबकि स्ट्रोमल सेल है ये रेगुलेटरी सेल है, यानी ये रेगुलेशन कंट्रोल करता है, जो बोन्स है उनकी रेगुलेशन कंट्रोल करता है। तो वहाँ पे जो एंटीबॉडीज एक्यूमुलेट हो जाती है तो ये आके स्ट्रोमल सेल से अटैच हो जाते हैं, यानी स्ट्रोमल सेल से एडहेशन कर लेते हैं या अटैच हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेगुलेशन है, जो बोन की रेगुलेशन है, जो रेगुलेटरी सेल्स है, उनके फंक्शन मुतासर हो जाते हैं। रेगुलेटरी सेल्स के फंक्शन कम हो जाते हैं, जबकि जो एंटीबॉडीज़ है, जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ है, ये ताकतवर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और इनकी जो प्रोडक्शन है ये इंक्रीज़ हो जाती है और ग्रोथ हो जाती है या और सेक्रेशन शुरू हो जाती है। बोन की रेगुलेशन कमज़ोर होने की वजह से हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और तब से अलामात शुरू हो जाते हैं मल्टीपल माइलोमा के। अलामात में चूँकि रेगुलेटरी सेल्स के फंक्शन है वो कम हो जाते हैं, जिस वजह से हड्डी कमज़ोर हो जाना शुरू हो जाती है
और चूंकि वहाँ पे अकमुलेशन होती है, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ जमा हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो बोन की जो नर्व सप्लाई है या जो आर्टरी सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, वो भी क्या मुतासर हो जाती है। और वहाँ पे जो नर्व सप्लाई है, अगर एक अकमुलेशन जो हुआ है, अगर उससे नर्व सप्रेस हो जाता है या उससे नर्व टच हो जाता है, तो वहाँ पे सीवियर पेन होता है, बहुत शदीद किस्म का दर्द महसूस होता है। इसके अलावा चूँकि हमारा मोस्टली खून हमारे बोन मैरो में पैदा होता है, तो बोन मैरो के फंक्शन ऑलरेडी कम हो जाते हैं, तो हमारा जो खून है वो प्रॉपरली पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाते हैं। एनीमिया मतलब हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो हमारे दिल के और हमारे जो लंग्स है वहाँ पे बीमारियों पैदा होने की खदशात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कमज़ोरी आ जाती है, भूख नहीं लगती, मैदा ख़राब होता है, कब्ज़ और उल्टियों की शिकायत होती है, हाथ पैरों में दम नहीं होता, थकावट होती है, दर्द होता है जिस्म में, और सबसे बढ़कर इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। क्योंकि एंटीबॉडी का फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज़्म, दिफाई निज़ाम को कंट्रोल करना, और यहाँ पे एंटीबॉडी अब नॉर्मल है तो दिफाई निज़ाम को कंट्रोल नहीं करती, तो बॉडी में जो भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर आता है वो इफ़ेक्ट करता है, उससे बार बार इन्फेक्शन होता है। जब एक्सट्रिंसिक फैक्टर आते हैं, बार बार इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से बुखार भी होता है और बॉडी कमज़ोर हो जाती है, बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जो ग्रोथ है वो रुक जाती है बॉडी की। वजूहात पे बात करें तो मल्टीपल माइलोमा की वजूहात अभी तक 100% कन्फर्म नहीं है कि ये किस वजह से होता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है, कुछ अवामिल है जिससे मल्टीपल माइलोमा होता है, हो सकता है। उसमें सबसे पहले है एज, यानी जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं वो ज़्यादा मुतासर होता है, और औरतों की बनिस्बत मर्द ज़्यादा मुतासर होता है मल्टीपल माइलोमा से। इसके अलावा जिनके स्किन का कलर ब्लैक होता है वो ज़्यादा मुतासर होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट कलर स्किन पीपल। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर किसी की फैमिली में किसी को कैंसर था या मल्टीपल माइलोमा था तो उनके पूरे ख़ानदान में मल्टीपल माइलोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी को फैमिली में मल्टीपल माइलोमा था या कोई कैंसर था तो फैमिली के हर मेंबर में चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर होने के या मल्टीपल माइलोमा होने के। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा उन लोगों में ज़्यादा होता है जो बार बार या ज़्यादातर यानी रेडिएशन से गुजरते हैं, उन लोगों में मल्टीपल माइलोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, यानी वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं उनमें मल्टीपल माइलोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो लोग जो केमिकल से ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं या जो फैक्ट्रीज या कारखानों में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जैसे रबर के कारखाने में केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, इन केमिकल से जिनका कांटेक्ट ज़्यादा हो तो उनमें मल्टीपल माइलोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन यानी डायग्नोजिंग की बात करें तो मल्टीपल माइलोमा के लिए खून के टेस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं, तो खून में प्रोटीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और हाइपर कैल्सीमिया होता है, यानी कैल्शियम और जो प्रोटीन है इनका लेवल खून में बढ़ जाता है। इसके अलावा पेशाब के टेस्ट भी लिए जाते हैं और इंस्ट्रूमेंटल डायग्नोजिंग भी होती है, जैसे MRI, CT स्कैन वगैरह, इनसे कंफर्म हो जाता है। अगर इससे भी डायग्नोज ना हो या कंफर्म ना हो तो बोन मैरो एस्पायरेशन या बोन मैरो बायोप्सी ली जाती है, जिससे डायग्नोजिंग कंफर्म हो जाती है। डायग्नोजिंग यानी तशख़ीस के बाद ही इलाज किया जाता है, और जितना जल्दी डायग्नोज होगा, जितना जल्दी कंफर्म होगा, उतना ही इलाज ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, उतना ही रिकवरी होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इलाज की बात करें तो मल्टीपल माइलोमा का इलाज तभी होता है जब कोई सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, जब कोई अलामत अपीयर हो जाते हैं। मल्टीपल माइलोमा का इलाज हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी। कीमोथेरापी यानी मेडिसिन ड्रग वगैरह की मदद से, और रेडियोथेरापी रेडिएशन या शुआओं की मदद से। और चूँकि कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास रीज़न हमें पता नहीं है कि किस वजह से होता है, तो हम अलामात को ही ट्रीट करते हैं, यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं। जैसे अगर पेशेंट को सीवियर पेन होगा तो हम पेन किलर देंगे, या अगर कोई कम्प्लिकेशन, कोई पेचीदगी आ जाती है मल्टीपल माइलोमा के बाद, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम एंटीबायोटिक देंगे। और चूँकि डिफेंस मैकेनिज़्म या इम्यून सिस्टम मुकम्मल डाउन होता है या कमज़ोर होता है, तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड या इम्यून मॉड्यूलेटर ड्रग ही देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम एक्टिव हो, वो इफेक्ट करना शुरू कर ले। और केमोथेरापी में ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कैंसर ज़्यादा सेल्स होते हैं या जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ होते हैं उनको किल कर सके या उनको मार सके, या अगर मार नहीं सकते तो उनकी नशोनुमा या उनकी जो ग्रोथ है उनको कंट्रोल कर सके। अगर कीमोथेरापी इफेक्टिव नहीं है या इससे ट्रीट नहीं हो रहा तो हम रेडियोथेरापी भी दे सकते हैं। ये पेशेंट के जो स्टेजेस है या जो पेशेंट के जो कैंसर है उन पर डिपेंड करता है। हम रेडिएशन इस्तेमाल करके जो अफेक्टेड सेल्स होते हैं, जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ होते हैं, उनको मारते हैं रेडिएशन की मदद से, उनको ख़त्म करते हैं। लेकिन ये पेशेंट के स्टेज और पेशेंट के
जो कैंसर के टाइप है उन पर डिपेंड करता है। और इन दोनों तरीके यानी कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी के अलावा हमारे पास आखिरी जो ऑप्शन रह जाता है या जो आखिरी ऑप्शन होता है वो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। यानी जो बोन मैरो है या जो स्टेम सेल है उनको मुकम्मल ट्रांसप्लांटेशन कर लिया जाए, उनको मुकम्मल रिप्लेस किया जाए। जो एबनॉर्मल सेल होते हैं जहाँ पे एबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको निकाल के ख़त्म करके एक नए और हेल्थी बोन मैरो से उसको रिप्लेस कर ले। लेकिन ये तब इफेक्टिव होता है जब एक्यूट स्टेजेस में हो। यानी मल्टीपल माइलोमा में जैसे मैंने बता दिया कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बोन मैरो में एक्यूमुलेट होते हैं, बोन मैरो में जमा हो जाते हैं। अगर तो बोन मैरो में सिर्फ एक्यूमुलेट है, सिर्फ बोन मैरो में ही जमा है, तो हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं बोन मैरो की। लेकिन अगर वो बोन मैरो से बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए, अगर वो बोन मैरो से निकल के बॉडी में चले गए हैं, तो फिर ये ट्रांसप्लांटेशन भी काम नहीं आता, क्योंकि वो पूरी बॉडी में फैल चुके होते हैं। जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ होते हैं वो पूरी बॉडी में फैल चुके होते हैं, किडनी को ज़्यादा इफेक्ट कर लेते हैं या बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको भी इफेक्ट कर लेते हैं। ये सीवियर स्टेज भी हम कह सकते हैं जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन काम नहीं करता। या इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, मतलब हम हर पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, वो पेशेंट की कंडीशन और स्टेज पे डिपेंड करता है। हमारे पास ये ट्रीटमेंट है, या कीमोथेरापी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियोथेरापी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एक्यूरेट पता नहीं है कि रीज़न क्या है, एथियोलॉजी क्या है, कि हम उस एथियोलॉजी को ख़त्म कर सके, तो हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं। इसके बाद अगर प्रिवेंशन पे बात करें तो प्रिवेंशन तब ही मुमकिन होता है जब हमें पता होता है कि वो किस चीज़ से ये बीमारी फैलती है। अगर हमें पता होता है कि ये फला बैक्टीरिया से, फला वायरस से ये बीमारी फैलती है, तो हम उसको प्रिवेंट करते हैं, उसके जो वैक्सीन है वो लगाते हैं। लेकिन चूंकि हमें एथियोलॉजी पता नहीं है तो हम प्रिवेंशन ही नहीं कर सकते। प्रिवेंशन सिर्फ उन चीज़ों का कर सकते हैं जैसे हमें रिस्क फैक्टर पता है, हमें उन अवामिल का पता है कि इससे मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। जैसे मैंने मोटापे का बता दिया कि उससे हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री का बता दिया कि उससे हो सकता है, केमिकल का बता दिया कि उससे हो सकता है, या जो एज है उससे हो सकता है। तो ये जो रिस्क फैक्टर है उसको हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ओबीस पेशेंट है, कोई मोटापा है, किसी को मोटापा है, तो वो कंट्रोल करके ख़ुद को मल्टीपल माइलोमा से बचा सकता है। यानी जो हमें रिस्क फैक्टर मालूम है, जो हमें अवामिल मालूम है, अगर हम उनको कंट्रोल कर ले तो हम मल्टीपल माइलोमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अल्लाह नईमुल हक साहब को जन्नत नसीब फरमाए। आज उनकी वजह से इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे बात हो गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मल्टीपल माइलोमा क्या है, किस वजह से होता है, इलाज और प्रिवेंशन क्या है। हो सके तो ये लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़ुद को बचा सके या ख़ुद को जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो अप्लाई कर सके। शुक्रिया।